नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, हमारा प्राइम टाइम शो। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली तो देश को मिली 18वीं वंदे भारत ट्रेन। लेकिन वहीं विपक्ष की संसद के नए भवन पर जो सियासत है उस पर भी करेंगे बात। तमाम अन्य खबरें हैं साथ में। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नए संसद भवन पर विपक्ष की जारी सियासत पर बीजेपी का पलटवार। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बताया संसद का अपमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस पिछले 9 सालों से पीएम मोदी के हर काम का कर रही बहिष्कार, लेकिन देश की जनता चाहती है नए भारत के लिए नई संसद का निर्माण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पुनर्विचार की अपील। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। कहा राज्य के लोगों के लिए साबित होगी भव्य उपहार। पहले की सरकारों पर निशाना। कहा उनका ध्यान घोटालों और भ्रष्टाचार पर था। पीएम ने नव विद्युतीकृत रेल लाइन खंड का भी किया उद्घाटन। राज्य का पूरा रेल मार्ग 100% विद्युतीकृत। 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पालम हवाई अड्डे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा मैं आंखें नीची नहीं करता, आंखें मिलाकर बात करता हूं। इशारों में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सिडनी में पक्ष और विपक्ष दोनों भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हुए शामिल। यही लोकतंत्र की खूबी। असम में आयोजित रोजगार मेले में सौंपे गए 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए दी नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई। कहा सरकार रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि कर रही। आज देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार के नए अवसर बना रहा। असम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप जिले के चांगसारी में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी परिसर की रखी आधारशिला। कहा सरकार दोष सिद्धि के रेट को बढ़ाने के लिए 6 साल से अधिक सजा वाले सभी केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट करेगी अनिवार्य। असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ। झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे के दूसरे दिन खूंटी में महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में करीब 25,000 महिलाओं के साथ किया संवाद। कहा महिलाएं खुद अपनी तरक्की के रास्ते तय करें, सिर्फ सरकार के प्रयासों से जुड़कर न रहें। रांची के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वितीय दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। खेतीबाड़ी के मोर्चे पर अच्छी खबर। कृषि मंत्रालय ने जारी किया मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरा अग्रिम अनुमान। 2022-23 के लिए 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित। चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड, सरसों और गन्ने का हो सकता है रिकॉर्ड उत्पादन। लखनऊ में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की हुई औपचारिक शुरुआत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। कहा पिछले 9 सालों में देश में खेल के नए युग की शुरुआत हुई है। पहले खेलों के बुनियादी ढांचे पर नहीं दिया जाता था ध्यान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में विकास को गति दे रही है भारतीय रेल, जिसकी क्षमता में वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है और रेल के ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेन इसकी शान को और बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2021 में 75 सप्ताह में देश को 75 वंदे भारत देने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के लोगों को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, जो देहरादून से दिल्ली का सफर आसान बना देगी। और अब ये सफर 4.5 घंटों में ही पूरा हो सकेगा और देश को ये है समर्पित 18वीं वंदे भारत ट्रेन। और इसी के साथ उत्तराखंड के लोगों को मिल गई उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन
देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। ये ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एल और मेरठ सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ये विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव के नए युग की शुरुआत करेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त है। पीएम ने कहा कि देवभूमि पर विकास के इस महा अभियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा। 21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में नव विद्युतीकृत रेल लाइन खंडों का लोकार्पण किया। इससे राज्य का पूरा रेल मार्ग 100% विद्युतीकृत हो जाएगा। विद्युतीकृत खंडों पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों से न सिर्फ ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी बल्कि ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5000 करोड़। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब यह दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। उद्घाटन समारोह से पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार छात्रों से बातचीत की। ट्रेन के माध्यम से देहरादून से दिल्ली की दूरी अब महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि इस रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से फिलहाल समय तकरीबन 6 घंटे का लगता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। इससे न केवल उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को भी
काफी सहूलियत मिलेगी। देहरादून से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों के सफल दौरे के बाद स्वदेश वापस लौट आए। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया गया। अपने विदेश दौरे को सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते हुए आंखें नीचे नहीं करते, आंख मिलाकर बात करते हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी 3 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह जब दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। 6 दिवसीय सफल यात्रा के बाद देश वापसी पर लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन किया और उन पर पुष्प वर्षा की। पीएम भी लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर जमा हुए थे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे दुनिया के देशों में जाकर वहां के महापुरुषों से मिलते हैं और हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महान संस्कृति का गौरव गान करते हुए मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिलाकर बात करता हूं। हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सिडनी में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने इशारों में विपक्ष पर तंज भी कसा और कहा कि यही लोकतंत्र की खूबी है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो। पीएम ने कोविड के दौरान भारत से भेजी गई वैक्सीन पर दुनिया से मिले आभार के बारे में जानकारी दी और कहा कि जब देश वैक्सीन भेज रहा था तो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। जब मैं पैसिफिक आइलैंड के इन देश के नागरिकों से मिला, जब हम उससे आंख मिलाते थे, वो भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों से वो बताता था और कभी कभी इशारा करके बताता था कि आपने वैक्सीन दिया ना, इसलिए हम जिंदा हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया वो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 45 सालों में ऐसा आदर सम्मान उन्होंने किसी नेता के लिए नहीं देखा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके से बीते 5 दिनों में प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को आगे बढ़ाया है वह गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनका ऑटोग्राफ मांगना और बाद में
मोदी जी के नेतृत्व में करिश्मे और उनके नेतृत्व में भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और ऑस्ट्रेलिया आने के लिए धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा कूटनीति और दुनिया के मंचों पर भारत की बढ़ती धाक का परिचायक रहा है। दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे हम बात करेंगे सेंगोल की और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर हो रहे विरोध जो विपक्ष कर रहा है उसकी भी, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। और ब्रेक के बाद बात सेंगोल की। कहते हैं भविष्य के लिए वर्तमान में किए गए प्रयास और इतिहास की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने का समारोह गवाह बनेगा इतिहास के पुनर्जीवन का, जब तमिलनाडु के शैव मठाध्यक्ष अधीनम सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने की विधि पूरे विधि विधान से पूरा करेंगे। सेंगोल का इतिहास एक बार फिर जीवंत हो उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करते समय लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल को प्रतिष्ठापित करेंगे। गुरुवार को एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तिरुवदुथुरई, पेरूर और मदुरई सहित तमिलनाडु के 20 आदिनम यानी धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, जो यहां सेंगोल को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपे जाने की घटना तमिलनाडु के लिए बेहद खास है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों के लिए न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। Never ever power transfers are just done by just a handshake. There are many more things which go to bring sanctity to the event. And this was one such a sanctifying event, and therefore it has its place in history, which unfortunately was not, none of us were aware of it. But because the data, the research and everything is now completely come out, it's finding its right place in the parliament. वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे समाज में सशक्त संदेश जाएगा। It's very not only symbolic, but it really captures a very powerful message. Now, if you
go back on that. I mean, it's a different thing for all these years. It just lay in, I think it was in Allahabad, Prayagraj, in a museum. But you know, there's a very sacred and powerful messaging which goes with it. And I think yes, for the Dravid parties, it would be a difficult. सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ प्रचुर धन है और यह राजदंड वास्तविक और नैतिक नियमों का प्रतीक है। इस राजदंड का उपयोग 14 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन से भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण के समय किया था। Raja ji did his own research, spoke to people, and then advised Nehru ji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol, and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. This idea was very well received and welcomed, and they decided to do it. This is an occasion for all Indians to celebrate, rejoice and be proud. And again, thank the Honorable Prime Minister Modi ji, sir. Thank you on behalf of all Indians for restoring this great glorious history back and making sure that all of us know this and also giving its due rightful place in history. गौरतलब है कि 5 फुट का सेंगोल भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे प्रयागराज के संग्रहालय से लाया गया है। सेंगोल ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात सेंगोल की। और देखें तो जब हम आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तो ऐसे में ये आजादी जो कई 100 साल की गुलामी के बाद हमने हासिल की, जब इसका सत्ता हस्तांतरण अंग्रेजों से भारत को मिला, तो उसी मौके को खास बनाने के लिए सेंगोल सामने आया। तो आइए आपके सामने सेंगोल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सेंगोल हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रहा और क्यों अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि इस सेंगोल को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। और ये एक परंपरा रही जिसका पालन हमने 14 अगस्त 1947 को किया और इसी परंपरा को अब फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास। इस समय आप देख सकते हैं मेरे सामने कि इस जगह आप दिख रहा है जो ये सेंगोल है। और सेंगोल की गाथा की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत ही कहां से हुई थी, जब वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सवाल पूछा था कि जब ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण होगा तो उसके प्रतीक स्वरूप क्या समारोह मनाया जाएगा, किसका पालन किया जाएगा, कोई रीत, कोई परंपरा। तब पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचारी, जो हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल थे, उनसे विमर्श किया। और उनसे विमर्श करने के बाद उन्होंने जो बात कही वो यही की कि चोला साम्राज्य की परंपरा के अनुरूप सेंगोल का उन्होंने सुझाव दिया। अब तमिल में सेंगोल का मतलब होता है संपदा से संपन्न, और ऐसे में जो सेंगोल है वो एक प्रतीक है समृद्धि का, संपदा का। तो चोल साम्राज्य की जो परंपरा थी उसी परंपरा को आगे ले जाने की बात हुई। तो ऐसे में चोल साम्राज्य की सत्ता हस्तांतरण, जैसा कि वहां पे मुख्य पुजारी इस सेंगोल को नए राजा को देते हैं, ऐसे ही सेंगोल का हस्तांतरण हुआ। अंग्रेजों से आजाद भारत को सत्ता हस्तांतरण का संकेतक बन गया ये सेंगोल। मद्रास प्रेसिडेंसी के जौहरी वुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने इसको डिजाइन किया, इसको तैयार किया। ये चांदी का बना है जिसके ऊपर सोना चढ़ा है और इसके मस्तक पर आप देख सकते हैं ये है नंदी जो इसके मस्तक पर विराजमान है। और तमिलनाडु के आधीनम ने ही 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह सेंगोल प्रदान किया था। 500 साल पुराना शैव मठ तिरुवदुथुरई अधिनम के द्वारा इसे प्रदान किया गया था और इस तरह से यह सेंगोल हमारे आजाद भारत का राजदंड बन गया और इसीलिए हम कहते हैं भारत का राजदंड है सेंगोल। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आजादी के बाद फिर सेंगोल गया कहां रखा गया इसे? दरअसल प्रयागराज के आनंद भवन में सेंगोल को रखा गया। और ये आनंद भवन क्या है? दरअसल ये जो आनंद भवन है ये नेहरू परिवार का पैतृक घर है। पहले घर हुआ करता था, मोतीलाल नेहरू ने इसे 19वीं सदी में बनवाया था, लेकिन बाद में इसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आज की तारीख में ये एक संग्रहालय है। मुख्य भवन के संग्रहालय में अगर हम देखें तो यहां नेहरू परिवार की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं वो प्रदर्शित की गई हैं और ऐसे में सेंगोल भी वहां प्रदर्शित किया गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि सेंगोल जो प्रदर्शित किया गया उसके नीचे जो लिखा गया वो लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी।
इंग्लिश में इसे लिखा गया गोल्डन वॉकिंग स्टिक। लेकिन ये मात्र एक सुनहरी छड़ी नहीं, ये आजाद भारत का राजदंड के स्वरूप में इसे स्वीकार किया गया था। और इसीलिए ये मुद्दा अब आज गर्मा गया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का निर्णय लिया, तमाम बातों को ढूंढकर, जानकारी लेकर इस बात को सामने लेकर आए कि ये बात सामने आई कि सेंगोल हमारे आजाद भारत का राजदंड है, इसे नए संसद भवन में पुनर्स्थापित होना चाहिए। ये किसी संग्रहालय में रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का राजदंड है, इसे सम्मान दिया जाना चाहिए। तो उसी सम्मान स्वरूप ये निर्णय लिया गया कि नए संसद भवन में इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप रखा जाएगा, इसको वहां स्थापित किया जाएगा। और इसीलिए वो तारीख 28 मई, जिसका सबको इंतजार है, जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तब इस सेंगोल को ही वहां स्थापित किया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूरी पूजा की जाएगी। विधि विधान के साथ तमिलनाडु के 20 अधिनियम है जो इसके लिए जिन्हें आमंत्रित किया गया है। तो उस पूरे विधि विधान के बाद ये सेंगोल, हमारे देश का राजदंड, एक बार फिर सही स्थान पर संसद भवन में पुनर्स्थापित होगा। और अगर हम संसद भवन की ही बात करें तो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है हमारी संसद। लेकिन नए संसद भवन को लेकर विपक्ष का विरोध थम नहीं रहा। इसे लेकर जहां भाजपा हमलावर है, तो वही कांग्रेस के भीतर से भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के विरोध पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, इस याचिका के साथ कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार के दिन संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जोरदार सियासत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार की घोषणा करने पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि नए भारत के लिए नई संसद का निर्माण हो। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो। मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं, ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्षी दलों को संसद का बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं आता। These people have no veneration for the parliament or the sanctity of the parliament. They are talking about the president. They have boycotted the president's address numerous times. They have constantly been disrupting the parliament. They have been disrupting the rights of members to speak in the parliament, getting into wells, throwing things. They have absolutely no respect for the parliament. Now this is a great occasion for the country, and yet they play divisive politics. 28 मई की तारीख गौरवशाली दिन के रूप में इतिहास में दर्ज होने जा रही है। इस दिन देशवासियों को स्वतंत्र भारत में निर्मित संसद का नया भवन मिलेगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि जो बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत दुखद है, वो गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सांसद एक पवित्र संस्था है। लोकतंत्र के दिल की जीवंत धड़कन, यही देश के उन नीतियों पर फैसला होता है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, मुल्क की नीयत बदलती है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान महज बौद्धिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की मूल आत्मा और मर्यादा का कुठाराघात है। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है, उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़
जनता की आस्था का ये मंदिर है। मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है, जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सबके लिए इसका उद्घाटन का कार्यक्रम एक बड़ा गौरव की बात है। इसी बीच कांग्रेस के भीतर से उसके रुख की निंदा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और 2019 में लखनऊ से पार्टी के सांसद प्रत्याशी रहे प्रमोद कृष्णम ने संसद के नए भवन के उद्घाटन के बहिष्कार का विरोध किया है, जिसे लेकर अब वो खुद कई नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? अगर वो कहते हैं कि भारत का समारोह का उद्घाटन अगर देश के राष्ट्रपति नहीं करेंगे तो किसी और देश के राष्ट्रपति करेंगे, तब तो मैं समझती कि हाँ, उनकी संवैधानिक कुछ जानकारी है। लेकिन जिसकी संविधान को सिर के बल खड़ा करने वाली ये बयान है, तो मुझे लगता है कि कौन से पार्टी के क्या नेता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर कर निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर विपक्षी दल इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। गौरतलब है कि पहले भी संसद भवन से जुड़े विस्तार का उद्घाटन या शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आपको बताते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कौन कौन से दल हैं जो शामिल हो रहे हैं। पहले एनडीए गठबंधन दल की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जननायक पार्टी, एआईएडीएमके, आईएमके-एमके, इसके अलावा आरपीआई, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी त्रिपुरा, ये एनडीए गठबंधन दल हैं जो इस समारोह में शामिल होंगे। आईटीएफटी त्रिपुरा, बोडो पीपल्स पार्टी, पटाली मक्कल काची, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल, असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो गैर एनडीए दल हैं उनमें बीजू जनता दल, बसपा, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर-सीपी, अकाली दल, जनता दल एस, ये सभी गैर एनडीए दल जो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त तक अगर हम देखें तो 25 दल ऐसे हैं जो इस समारोह में शामिल होंगे। तो संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कई दल ऐसे भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, पर बहुत सारे दल, ज्यादातर दल ऐसे हैं जो समारोह में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन जो विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है वो कितना न्याय संगत है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजय के चड्ढा जुड़ गए हैं। चड्ढा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो विरोध हो रहा है इसका क्या औचित्य है, क्योंकि बात नहीं करना चाहते हम नियम जानना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे नियम क्या कहते हैं, अमूमन हमको जानकारी नहीं होती, इस वजह से जो कुछ बोलता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। नियम क्या कहते हैं, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग्स है उनका इनॉग्रेशन किया था। तो नियम क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक नियम का प्रश्न है, इस पर्टिकुलर बिंदु पर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कहीं पे कोई लिखित व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिन आर्टिकल्स का जिक्र किया है, संविधान के जिन प्रोविजंस का जिक्र करके जो विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आग्रह किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए इनॉग्रेशन। उन्होंने हवाला दिया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो पार्लियामेंट के सबसे बड़े और उसका अभिन्न अंग है। तो उसका देखिए, जहां तक हमने देखा कि जब ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे कोई लिखित व्यवस्था नहीं है, मैं बड़े स्ट्रिक्ट सेंस में आपसे बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में, कि जब लिखित व्यवस्था नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का ये लिखा हुआ नहीं है कि इस स्थिति में ये करना है, तो पिछला जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी देखा जाता। और आपने बड़े राइटली कहा कि जो कई इनॉग्रेशंस जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स ने पहले भी किए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा उत्सव है
जैसा कि हम सब जानते हैं। और ऐसे उत्सव में इस तरह का ये जो कि विरोधाभास और इस तरह की बातों का आना, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक गंभीर बात है, क्योंकि ये एक उत्सव का विषय है। और उस वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने भी दल हैं उनको सहर्ष इसमें आना चाहिए। चड्ढा जी, ऐसे में जैसे ये भी कहा जा रहा है कि ये तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ये, तो वो जो निर्णय ले उसको माना जाना चाहिए, ये भी कितना तर्कसंगत है? देखिए, ये अपने आप में ही ये और स्पष्टता देता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये ऑर्गेनाइज भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट कर रहा है। और क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट की अगर डेफिनेशन मैं बताऊं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनको तीनों को। और हमको ये नहीं भूलना है कि प्रधानमंत्री का पद भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम किसी भी तर्ज पे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्र है उसमें जो कहते हैं ना कि राष्ट्र के जो सबसे बड़ा जिसके नाम पे चलता है वो राष्ट्रपति ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट प्रधानमंत्री जो कि चुन के एक इसका इनॉग्रेशन, जहां पे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कौन करेगा? अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बिल्कुल, अगर ये बात होती कोई बाहर का व्यक्ति बुला के अगर करवा रहे होते या कुछ इस तरह की चीज की होती तो वो निश्चित तौर पे एक संदेह कर सकती थी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, और कानून की व्यवस्था अगर आप मुझसे पूछे, कानून इसमें साइलेंट है। कानून, हमने पहले देखा है कि कई प्रधानमंत्रियों ने इस तरह के उद्घाटन किए हैं, तो आज ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? जी, यहाँ पर दर्शकों को जरूर बता दें कि जो हमारा संसद भवन है उसकी जो एनेक्सी जो बाद में बनाई गई थी उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, और जब बिल्डिंग बनी थी पार्लियामेंट की तो उसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था। तो यानी जैसा आपने कहा कि पहले जिस तरीके की परंपरा का निर्वहन होता आया है उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब कोई नियम स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसे में क्या विपक्ष अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है चड्ढा जी? इसको एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, पहली बात तो मैं राजनीति के विषय में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर अगर हम समझें, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि हर मुद्दे से एक राजनीति लेनी, और खास तौर से जब ऐसा मुद्दा जहां पे कि हम सब लोगों के समक्ष ये एक उदाहरण है, जैसे अभी दो उदाहरण आप ही ने बताया। एनेक्सी इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ की एनेक्सी है, उसका जब इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री देन प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, तो अभी जब एक पार्लियामेंट हाउस बना है उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट चड्ढा जी हमारे साथ इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बात स्पष्ट है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज 25 सितंबर को असम में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इस अवसर को विशेष बनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखी और असम सरकार के विभिन्न विभागों में नए भर्ती उम्मीदवारों को 45,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के साथ नए भारत के निर्माण को गति मिल रही है। असम में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उसे जल्द से जल्द पूरा करेगी।
इसी क्रम में असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर 25 मई को राज्य सरकार ने वादा निभाते हुए रोजगार देने के अपने वादे को पूरा किया। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों के नए भर्ती उम्मीदवारों को लगभग 45,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। खास बात यह रही कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा, भाजपा की सरकार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देकर हम नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से कदम भी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में बड़ी संख्या में युवा विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं। भाजपा की सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देकर हम नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से कदम भी बढ़ा रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि हम राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे और हमने सिर्फ 2 सालों के भीतर 86,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सफलता पाई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सब रख बना रहे थे। हेमंत जी ने कहा था कि आसाम के युवा को आसाम के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत कर एक आंकड़ा कहा था, 1 लाख आसामी युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं जब यहां आया हूं तब लगभग 86,000 युवाओं को आज नौकरी देने का काम सिर्फ 2 साल में समाप्त कर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप जिले के चांगसारी क्षेत्र के मोलोंग में स्थापित होने वाली नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखी। गौरतलब है कि 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित की जाने वाली इस यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक विज्ञान, वन्यजीव फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थों, डिजिटल फोरेंसिक जैसे 50 से अधिक स्नातक, स्नाकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल मनोविज्ञान और फोरेंसिक न्याय और कानून कार्यक्रमों की शिक्षा दिलाई जाएगी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार दोष सिद्धि के रेट को बढ़ाने के लिए 6 साल से अधिक सजा वाले सभी केसों में फोरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को अनिवार्य करने जा रही है। इससे पूरे देश में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ेगी, जिसे NFSU पूरा करेगा। हमारे संविधान की स्पिरिट से अंग्रेजों के समय में तैयार किए गए तीनों कानूनों को बदलना और हमारे देश के दोष सिद्धि के प्रमाण कन्विक्शन रेशियो को बढ़ाना, ये 2 है। और जो दूसरा लक्ष्य है दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, उसमें हम 6 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फोरेंसिक एक्सपर्ट की विजिट को, क्राइम सिनेरियो पर विजिट को कंपलसरी करने जा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर कंपलसरी करने। अमित शाह ने इसके अलावा असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ भी किया। असम पुलिस और CFSL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया यह ऐप लोगों को पुलिस स्टेशन आए बिना प्राथमिकी, गुमशुदगी की शिकायत और किराएदार सत्यापन आदि दर्ज करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि इन दोनों कार्यक्रमों से जहां रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी देश नए लक्ष्य हासिल करते दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब एक अच्छी खबर है कृषि को लेकर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अग्रिम रिपोर्ट उत्साहित करने वाली है। मंत्रालय के मुताबिक कृषि वर्ष 2022-2023 में मुख्य फसलों की बंपर पैदावार होने वाली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए और कहा कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।
चालू कृषि वर्ष में 3305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों व गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इस बार का उत्पादन पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149 लाख टन से भी अधिक रहने वाला है। तो कृषि क्षेत्र से जो कृषि मंत्रालय की अग्रिम रिपोर्ट आई है वो वाकई सकारात्मक रिपोर्ट है। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो है खेलों से जुड़ी हुई। लखनऊ में रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया और कहा कि पहले खेलों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले 9 सालों में देश में खेल के नए युग की शुरुआत हुई है। चारों मशालों से मिलकर जल की एक मशाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। देश में खेल के ढांचे की मजबूती और खिलाड़ियों की नई पौध को जमीनी स्तर पर मांझने और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाने वाले खेलो इंडिया मंच का कार्यक्रम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3रे संस्करण का आधिकारिक रूप से उद्घाटन गुरुवार शाम को रंगारंग कार्यक्रम के साथ लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन खेलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर समाज के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन खेलों से जहां एक और युवाओं का विकास हुआ है, वहीं देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना भी हुई है। खेलों का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम
हो या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन, खेलकूद की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची है। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति आज इन गतिविधियों के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरव की अनुभूति कराता है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में लार्जेस्ट एवर मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। आज दुनिया भर के लोग बहुत सारे देशों से इस को देखने आते हैं, समझने आते हैं कैसे खेलो इंडिया अभियान जैसा अपने देशों में भी कर सके। इन खेलों की शुरुआत के जश्न के रूप में हुई आतिशबाजी से लखनऊ का बीबीडी स्टेडियम जगमगा उठा और अब ये जगमगाहट देश में खेल के सबसे बड़े मंच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण को खिलाड़ियों के प्रदर्शन से और ज्यादा रौनक देगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल प्रतिभा को आगे ला रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स और फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आइए रुक कर लेते हैं अर्थ जगत की खबरों का। सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 और 2023 के बीच 6,43,54,850 नए लोग ईपीएफ योजना से जुड़े हैं। इसी तरह राज्य सरकार की एसआईसी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 से मार्च 2023 के बीच में 8,16,00,000 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। सरकार की एनपीएस स्कीम के साथ इसी अवधि में 42,45,000 से ज्यादा लोगों ने नया पंजीकरण कराया है। इन आंकड़ों की रोशनी में समझा जा सकता है कि सितंबर 2017 से मार्च 2023 के बीच में रोजगार की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दूध और दूध उत्पादों में मिलावट को रोकने के अपने चल रहे प्रयासों में दूध और दुग्ध उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी निगरानी करेगा। ये अखिल भारतीय निगरानी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से नमूने एकत्र करके बड़े पैमाने पर की जाएगी। देश की दिग्गज कंपनी टाटा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023 की लिस्ट में टाटा ने 20वां स्थान हासिल किया है। इस सूची में शामिल होने वाली टाटा एकमात्र भारतीय कंपनी है। आपको बता दें, इस लिस्ट में अमेरिका की एप्पल कंपनी को पहला स्थान मिला है तो एलन मस्क की टेस्ला दूसरे स्थान पर रही है। टेस्ला पहले की तुलना में 3 स्थान ऊपर पहुँच गई है। वहीं अमेजॉन को लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। देश भर में हो रही G20 बैठकों के तहत भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक उत्तराखंड के टिहरी में शुरू हुई। बैठक में भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भारत की अध्यक्षता में देश भर के कई शहरों में G20 के विभिन्न समूहों की बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी 3 दिवसीय G20 बैठक गुरुवार को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हुई। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों का पारंपरिक संगीत, पहाड़ी टोपी और माला पहनाकर तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। 3 दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा की। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। करप्शन ऐसा घुन है जो सब जगह लगा हुआ है, जो हमारी प्रगति को रोकता है, विकास को रोकता है और कई अवांछित जो ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा देता है, समाज में विकृतियां फैलाता है, तो इससे सारे लोग पीड़ित हैं। उधर और न्यूज़ नेट के अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं दिन की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की। कोर्ट रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 1 जून को करेगा। उसके बाद तय होगा कि गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। गहलोत पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उनके संबंध में भ्रामक और मानहानि करने वाला बयान देने का आरोप लगाया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर पुलिस से अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाए हैं और जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की है। कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मर्डर को लेकर जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है वो परेशान करने वाला है। जब ये पूरा वाकया घट रहा था तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने के लिए समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये केस चेतना को झकझोर देने वाला है और ऐसे मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुरुवार को हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि इस हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इस हत्या की साजिश में शामिल कोई शख्स जेल के बाहर मौजूद है तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा।